हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 हिंदी बसंत पुस्तक का पाठ 5 पढ़ा था, अक्षरों का महत्व। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पाठ 5 जो निबंध विधा से लिखा गया था, निबंध से इसका पहला प्रश्न कौन सा है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निबंध से पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो पाठ हमने पढ़ा था, तो आइए उत्तर जानते हैं। उत्तर इसका क्या है। इसका उत्तर है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र वगैरह वो बनाता था। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज की गई। प्रश्न नंबर 3 है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो इसका उत्तर है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इन संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने लगा। तो ये हमारे प्रश्न हो गए निबंध से जो हमारे थे। अब निबंध से आगे के जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि उनका प्रश्न क्या है और क्या उसका उत्तर होना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है उसका निबंध से आगे का, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। यानी अक्षरों का भी महत्व है और ध्वनियों का भी महत्व है। तो इनके महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसका उत्तर। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों के द्वारा बोलकर, यानी ध्वनियों के द्वारा बोलकर, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, तो आप मेरे बोले हुए बातों को सुन रहे हो, ठीक है। बोल के मैं अपना कार्य कर रही हूं। अक्षर और ध्वनि दोनों ही भाषा के 2 रूप हैं, एक लिखित तथा दूसरा मौखिक। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा को सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम भाव को व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है कि मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो ये वाला प्रश्न जो है बच्चों बातचीत करने वाला है और इसको आप अपने आप क्लास में स्वयं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, विद्यार्थी स्वयं इस प्रश्न का उत्तर हल करेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो इसके कारण क्या है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन
अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यानी किसी एक व्यक्ति ने उसको नहीं बनाया, इसलिए वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है, यानी सभी मनुष्यों ने धीरे धीरे इसके लिए प्रयास किए। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसका किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। ठीक है, ये इसका कारण था। इसलिए किसी भी एक ये नहीं हुआ कि अक्षर की खोज किसने की, किसी एक नाम को इसीलिए कोई भी नहीं दे पाया, क्योंकि सभी ने सम्मिलित रूप से प्रयास किया था। इसके बाद इसी क्रम में हमारा अनुमान कल्पना का दूसरा प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। तो आइए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर है कि जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है, बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल हैं। विधाओं का मतलब प्रकार, 3 प्रकार शामिल है। कौन कौन से? गायन, ताल और सुर, और साथ में नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेलकूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है, यानी बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। इनकी मदद से ही हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं, यानी हमारी अभिव्यक्ति जो हम कहना चाहते हैं, खेल कूद के दर्शाना चाहते हैं, वो बताते हैं खेलों के माध्यम से। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, क्या होता अगर? 2 इन्होंने ऑप्शन दिए, 2 प्रश्न दिए हैं, क और ख, कि अगर क्या होता अगर ये चीजें नहीं होती, अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो क्या होता, या हमारे पास भाषा ना होती तो क्या होता। आइए देखते हैं इसके उत्तर क्या है। इसका उत्तर क का उत्तर, यानी अगर हमारे पास अक्षर ना होते, तो इसका उत्तर क का लिखा है कि अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते, मनुष्य अपने ज्ञान को अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। ये किस बात का कारण था? कि अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते। दूसरा ख नंबर का जो है वो है कि अगर भाषा न होती तो क्या होता। तो इसका उत्तर है कि भाषा के बिना मनुष्य एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाता। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा आवश्यक होती है। इसके बाद बच्चों आती है भाषा की बात। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है कि जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। अनादि जो शब्द लिखा है ना, रेखांकित है, नीचे अंडरलाइन है, तो इसका अर्थ क्या है कि जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बनता है। मूल शब्द कुछ और था और उसमें हमने यदि शुरू में कुछ जोड़ दिया तो ये हमारा नया शब्द बन गया। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द दिया गया है असफल, ठीक है, दूसरा अदृश्य, तीसरा अनुचित, चौथा अनावश्यक, पांचवा अपरिचित और छठवां अनिच्छा। अब इन शब्दों में हमें यह देखना है कि इनमें सबसे पहले एक मूल शब्द क्या था और इसका अर्थ क्या लिखा गया। अब देखिए असफल लिखा हुआ है तो इसमें सफल शब्द था और उसके आगे अ उपसर्ग जोड़ दी गई, तो क्या बन गया हमारा असफल। सफल शब्द का अर्थ होता है सफलता प्राप्त करना, और असफल का मतलब जो सफलता प्राप्त ना करे वह असफल हो जाता है। दूसरा शब्द दिया गया अदृश्य। अदृश्य में क्या लगा है, आ उपसर्ग है, और दृश्य मूल शब्द है। दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना। अगला शब्द है अनुचित। अनुचित में अन उपसर्ग है और उचित शब्द है, यानी उचित में यदि हम अन उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा बन जाता है अनुचित। उचित का मतलब जो काम सही हो वो उचित होता है, और जो सही ना हो अन उपसर्ग लगाने से अनुचित हो जाता है, यानी वह कार्य गलत हो जाता है। अगला शब्द है अनावश्यक। अनावश्यक शब्द में अन उपसर्ग है, अन जोड़ा गया इसके साथ, और मूल शब्द क्या था, आवश्यक। आवश्यक माने जो जरूरी हो, और अन उपसर्ग जोड़ने से शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, अनावश्यक, यानी जो आवश्यक न हो, जो जरूरी न हो। इसके बाद है अगला शब्द अपरिचित। अपरिचित में अ उपसर्ग जोड़ी गई है पहले, और परिचित हमारा
मूल शब्द। परिचित का मतलब जाना पहचाना और अपरिचित का मतलब अनजान व्यक्ति। फिर अगला शब्द है अनिच्छा। अनिच्छा शब्द जो है उसमें अनुपसर्ग लगी हुई है और इच्छा मूल शब्द है। इच्छा का मतलब हमारे मन की भावनाएं या कामनाएं, जो हम चाहते हैं कि हमारी आज इच्छा हो रही है पढ़ने की, है ना, मन हो रहा है। और अनिच्छा मतलब हमारा मन नहीं है किसी काम का। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है कि वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में देखो, विशेषण का काम क्या करे कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब जो 5 ये थी, ये क्या थी, 5 अरब, ये हमारी संख्या थी। लेकिन विशेषण का काम क्यों कर रही है, क्योंकि धरती की विशेषता बता रही है कि 5 अरब साल पुरानी थी, इसलिए विशेषण का काम कर रही है। दूसरा शब्द देखते हैं, क्या लिखा हुआ है दूसरा वाक्य, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो 10,000 ये भी हमारी संख्या है ना, ये संज्ञाएं थी। लेकिन यहाँ पे विशेषण का काम कर रही है कितने साल पहले, तो 10,000 साल की विशेषता बता रही कि 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना प्रारंभ किया था। इसी क्रम में आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन वाक्यों में रेखांकित जो अंश हैं, जैसे साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि जिन्हें गिना जा सके। तो जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतौल यानी नापतौल जो होती है ना, आदि के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 3 जग जो पानी है वो कितना हो सकता है, 1 किलो चीनी। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक में होते हैं। नाप तोलने वाली जो बातें होती हैं वो परिमाणवाचक में होती है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक है, ये इनको रेखांकित किया गया ना, ये नाप तोल कर रहे हैं, ये परिमाणवाचक थे। और यहाँ पे जो हमारे आए थे 10,000 और 5 अरब, ये संख्यावाचक थे। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है, यानी नापने और तोलने से। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स दिए गए हैं, मापतौल के उचित शब्दों को छांटकर लिखो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। देखो 3 डैश कटोरी, 2 डैश जमीन, 6 डैश कपड़ा, 1 डैश रेत, 2 डैश कॉफी, 5 डैश बाजरा, 1 डैश दूध और 3 डैश तेल। और यहाँ पे ये शब्द दिए गए, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। अब हमें इनके अनुसार ये जो विशेषण शब्द हैं हमारे परिमाणवाचक या संख्यावाचक, उनको इसके अनुसार लगाना है। अब 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कटोरी खीर, कटोरी में खीर खाते हैं तो 3 कटोरी खीर। दूसरा दिया है 2, तो यहाँ पे एकड़ शब्द लिखा है, 2 एकड़ में क्या आ जाएगी, जमीन, 2 एकड़ जमीन। तीसरा वाला है 6, तो कपड़े को जो हम किस में नापते हैं, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर कपड़ा। अगला शब्द है 1 और रेत, तो रेत कितनी, रेत लोग मकान बनवाते हैं, ट्रक में भरकर आती है, तो 1 ट्रक रेत। अगला है 2 कॉफी, कॉफी जो है कितने, 2 प्याला कॉफी। 5 और डैश बाजरा, बाजरा हम लोग लेने जाते हैं अनाज, किलो में लेते हैं, तो 5 किलो बाजरा। 1 डैश दूध, दूध जो है दूध किस में आता है, लीटर में आता है, लिक्विड लीटर में आता है, तो 1 लीटर दूध। और 3 डैश तेल, तो तेल कितना, कोई चीज सब्जी बना रहे होते, कुछ बना, तो 3 चम्मच तेल। ठीक है, ये हमारा हो गया भाषा की बात। अब देख लेते हैं कुछ करने को इसमें दिया गया है आगे, इसका क्या मतलब है। अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, यानी लिपि के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। क्या है, का नंबर दिया जो अब प्रयोग में नहीं है। कुछ आ, झा, ला और ता, ये जो शब्द थे जो पहले कुछ अलग तरीके से लिखे जाते थे, मुझे तो खैर ऐसे अब लिखना भी नहीं आता क्योंकि, लेकिन हाँ अपनी नानी या दादी को देखा था कभी उनकी चिट्ठियों को, तो ये सब अक्षर अलग तरीके से बनाती थी जो अब वर्तमान में प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है, प्रचलित नए अक्षर जो प्रयोग में आ गए हैं, प्रचलित नए अक्षर। तो आज जो हमने दूसरा वाला पता नहीं मुझे, प्रयोग में है, झा प्रयोग में है, खा प्रयोग में है और ला। पहले ये सभी अक्षरों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित थे जो वर्तमान में बदल गए हैं बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है,
लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तो ये आपको केवल चर्चा करनी है, ओरली अपने दोस्तों से पूछना है इस पाठ को पढ़ने के बाद में। अब आगे देख लेते हैं 3 नंबर में क्या लिखा, अक्षरों, ध्वनियों, स्वरों और व्यंजकों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उनकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे लिखे चित्र दिए गए हैं, उनके क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। अब देखो पहला चित्र ये दिया गया है, इस चित्र में लड़का भागते हुए दिखाई पड़ रहा है, पीछे बैग टंगा हुआ, तो ये चित्र जो है वो हमारा किसका है, स्कूल का चित्र है। दूसरे वाले चित्र में ये एरो ऐसे घुमाया जा रहा है, ये एरो तो ये बाईं तरफ घुमाया जा रहा है, यानी लेफ्ट साइड मुड़ने का संकेत दे रहा है। ये वाला जो चित्र है इसमें जो एरो दिखाया जा रहा है वो राइट साइड में मुड़ रहा है, यानी सीधी तरफ, दाईं तरफ मुड़ने का संकेत है। और ये वाला भी चित्र जो है कैसा है, ये बाईं तरफ मुड़ने का संकेत दे रहा है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे पहले चिन्ह बनाए जाते थे उनके द्वारा हम संकेतों को समझते थे कि रास्ते में हमें किस तरीके से मुड़ना है और कैसे चलता है। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चे के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। तो ये बेटा काम आपका है, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप किसी ऐसे बच्चे के स्कूल जा सकें और वहां पर उनके साथ समय बिताकर और अपने एक्सपीरियंस आपको लिखने हैं, अगर आपको ये मौका मिले तो जरूर जाइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं जाता। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय इस बात का ध्यान रखें, एक बेल आइकन भी आता है, उस पर भी आप क्लिक करें। उससे क्या होगा, मैं जब भी 6th क्लास के वीडियो बनाऊंगी वो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।